युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति का बहुत उथल पुथल रहता है, बहुत दिक्कतें होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। विद्यार्थी जीवन में एक तरफ आप अगर अपने यौवन को बचाने जाए तो दूसरी तरफ आपका करियर समाप्त हो जाता है। अगर दूसरी तरफ आप अपने करियर को बचाने जाए तो दूसरी तरफ आपका यौवन समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। किंतु हम तैयारी करना नहीं छोड़ेंगे और नौकरी लेकर ही रहेंगे, अपने करियर को बनाकर ही रहेंगे। इस निष्ठा के साथ, इस रेगुलरिटी के साथ और इस दृढ़ निश्चय के साथ आज मैं फिर आपके बीच स्वतंत्र राज्यों के उदय में बंगाल का दूसरा पार्ट लेकर मौजूद हूँ। दोस्तों आइए जानते हैं बंगाल के दूसरे पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। जिस प्रकार से हम लोगों ने कल पढ़ा पलासी के युद्ध के बारे में, ठीक उसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे पलासी के युद्ध के परिणामों के बारे में और पलासी के युद्ध के बाद कौन कौन से ऐसे नवाब हुए जो कठपुतलियों के जैसा काम किया, है ना। कुछ ऐसे नवाब हुए जिन्हें शेरदिल भी कहा जा सकता है। आइए हम जानते हैं आज पलासी के युद्ध के बारे के परिणामों के बारे में आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि ब्रिटिशों ने शासन अपने पास नहीं रखा। अब ये बहुत बड़ा सोचने का बात है कि ब्रिटिशों ने शासन अपने पास क्यों नहीं रखा। आप इस बात को समझिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत डीप से पढ़ाया जा रहा है इसको, है ना। ब्रिटिशों ने शासन अपने पास क्यों नहीं रखा, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो अभी भी मुग़ल बादशाहों से डरते थे, मुग़ल बादशाहों से खौफ खाते थे, है ना। जब बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय लड़ेगा और उनको हरा देगा ब्रिटिश, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग मुग़ल बादशाहों से फिर नहीं डरने लगे। लेकिन अभी तो मुग़ल बादशाहों से डरते थे, इसलिए शासन का अधिकार अपने पास नहीं रखा। बोला कि बॉस अगर हम मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं तो मुग़ल बादशाहों की नज़र में मीर जाफ़र ही नवाब होंगे, है ना, लेकिन शासन तो हमारा चलेगा। और इस प्रकार से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। दोस्तों इस चीज़ को याद रखिए, है ना। इसके बाद कंपनी के जितने भी अधिकारियों ने पलासी का युद्ध लड़ा था या तो फिर पलासी के युद्ध में भाग लिया था, है ना, उन सभी को पुरस्कृत किया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप जान सकते हैं यहाँ पर, सबसे बेहतरीन आप जान सकते हैं यहाँ पर कि रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 रुपया इनाम के रूप में मिल गया। बताइए, उस समय में 2,34,000 रुपया इनाम के रूप में दे दिया क्लाइव को कि क्लाइव तुम हमारे लिए पलासी का युद्ध लड़ा, बंगाल को अपने अधीन किया, आपको 2,34,000 रुपये इनाम के रूप में मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। बहुत डीप का क्वेश्चन है, आप इन सभी चीज़ों को नोट्स करते चलें। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया है कि पीडीएफ जो जाएगा दोस्तों वो जाएगा आपके जो शुरू के चैप्टर से मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी का पीडीएफ जाएगा। मैंने टेलीग्राम का लिंक बनाया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में है आपके। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करें और उसी टेलीग्राम में आपका पीडीएफ जाया करेगा। निश्चित तौर पर हम प्रतिबद्ध हैं आपकी सफलता को लेकर, हम प्रतिबद्ध हैं आपकी तैयारी को लेकर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। टेलीग्राम के लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आप हमेशा पीडीएफ के पात्र हों, पीडीएफ आपको मिल सके हमेशा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। और देखिए धन की निकासी अवैध तरीके से शुरू होने लगी पलासी के युद्ध के बाद। यानी कहने का अर्थ है कि धन की निकासी अवैध तरीके से कैसे निकलने लगी, है ना। तो देखिए चूंकि नवाब तो सिर्फ नाम मात्र का नवाब बना, लेकिन शासन किसका चलते रहा तो ब्रिटिशों का। और ब्रिटिश जो थे वो तो विदेशी थे दोस्तों, है ना। वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नवाबों को दबा कर रखना चाहते थे और नवाबों से अपना काम निकलवाना चाहते थे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन को निकालने की उन्होंने कोशिश की उतना धन वो निकाल पाए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मनन करना है, याद करना है इस चीज़ को आपको। आइए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर याद रखिएगा कि पलासी के युद्ध के बाद
मीर जाफर के द्वारा इन्हें 24 परगने में दीवानी वसूलने का अधिकार दे दिया गया कि लीजिए 24 परगने को आप लीजिए और दीवानी वसूलिए वहाँ से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इस चीज़ को जानिएगा। चूंकि पल्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया था, इसलिए हम जानेंगे कि मीर जाफर के बारे में। आइए नवाबों के बारे में जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में जानेंगे। इसका कार्यकाल 1757 से 1760 का होगा दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट 2 ही 3 हैं, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं के बहुत ही नमूने क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। इसे रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किसे रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता है, तो इसे ही रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता है। आपको याद रखना है और इस चीज़ को नोट्स करते चलना है ना। रॉबर्ट क्लाइव का गधा, है ना। एक बंगाल के नवाब को रॉबर्ट क्लाइव का गधा, एक अंग्रेज अधिकारी का गधा कहा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बंगाल का, हमारे देश का क्या होगा दोस्तों। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया, अपना आधिपत्य जमाया भारत पर, और किस प्रकार से अंग्रेज स्थापित हुए यहाँ की सत्ता में। याद रखिएगा, नवाब इनकी गोदी में बैठ के झूल रहा है ना। तो आपको मालूम है ना कि झूलाने वाला ही एक बार ले बैठता है, अंग्रेज वही है। झुलवा लगाया इन्होंने, झुलाया, नवाब को हवा अच्छा आ रहा था, ऊपर से रस्सी काटने का काम कर दिया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। क्लाइव का गधा मीर जाफर को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा गया है। इसे कठपुतली नवाब के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कठपुतली था। आपको मालूम है ना कठपुतलियों के बारे में कि धागा के तौर पर ऊपर से धागा चलाने वाला होता है और कठपुतली नीचे नाचती है उसी धागा के तर्ज पर, वो कठपुतली नवाब ही था। अंग्रेज बोलेगा कि जाओ खड़ा रहो तो खड़ा रहेगा, अंग्रेज बोलेगा जाओ बैठो तो बैठा रहेगा। बस पद का इतना घनघोर लालच इसको कि इसने अपने देश की गरिमा, अपने देश की मिट्टी के साथ गद्दार किया। यह गद्दार मीर जाफर, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। इसी के समय में बांटो और राज करो की नीति का प्रतिपादन हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत डीप का क्वेश्चन है और बीपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि बांटो और राज करो की नीति बंगाल के किस नवाब के समय में संपन्न हुई दोस्तों। तो बांटो और राज करो की नीति मीर जाफर के समय में ही संपन्न हुई थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। मीर जाफर बाद में भी नवाब बनेगा। अभी देखिए मैंने यहाँ लिखा है मीर जाफर बाद में भी नवाब बनेगा, इसको आपको चर्चा करेंगे, इसको बताया जाएगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बांटो और राज करो की नीति मीर जाफर के समय में ही आई। और एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना, कि मीर जाफर असमर्थ महसूस कर रहा था खुद को नवाब के पद पर। इसने गद्दारी तो कर दी अपनी मातृभूमि से, लेकिन इसको बड़ा ग्लानि होने लगा, इसको बड़ा दिक्कत महसूस होने लगा, असहज महसूस होने लगा। ये सोचा कि जिस नवाबी के लिए मैंने इतना बड़ा गद्दारी किया, अपने नवाब सिराजुद्दौला को मरवा दिया मैंने, है ना, उस नवाबी का मुझको सिला क्या मिला। तो एक नौकर बन के रह गया ये अंग्रेजों का। दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को बहुत अच्छा तरह से याद रखना है ना। गद्दारी का सजा सिर्फ और सिर्फ बुरा ही होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद जो शासक बनेंगे वो मीर कासिम बनेंगे, याद रखिएगा, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर जानते चलिए आप कि मीर जाफर को मीर कासिम को नवाब बनाने को लेकर के किसने तैयार किया था। तो एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आएगा वंशी टाट का, है ना। आपको याद रखना है किस अधिकारी का नाम आएगा, वंशी टाट का नाम आएगा कि मीर जाफर को किसने ये मनाया कि आप मीर कासिम को सत्ता सौंप सकते हैं, और वो वंशी टाट ही था। जिसके बाद जिसके कथनों में आकर के मीर जाफर क्या बन गया, है ना, वंशी मीर कासिम को नवाब बनाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। मीर कासिम की अगर शुरुआती चीज़ को देखें तो सबसे पहला आपको पॉइंट तो यही याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि अलीवर्दी खां के बाद अगर बंगाल के नवाबों में कोई योग्य शासक हुआ, किसी ने अंग्रेजों से डट कर लोहा लिया, तो वो मीर कासिम ही था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ज़्यादा दिन का कार्यकाल नहीं है इनका, 1760 से 63 का है। शुरुआत में जब ये बैठे तो इन्होंने वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव को अंग्रेजों को दे दिया, है ना। वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव आप नोट डाउन करते चलिएगा। वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव को अंग्रेजों को दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि नवाब उस समय तक तो कठपुतली ही थे। लेकिन जब इन्होंने वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव को दे दिया तो अंग्रेजों का लालच तो और बढ़ते चला गया, है ना। तब और ज़्यादा तंग करने लगे ये लोग, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि इन्हें योग्य शासक कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि इन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद से, आपको बताए थे कि मुर्शीद कुली खान ने बंगाल राज्य की स्थापना की और राजधानी कहाँ बनाई, तो मुर्शिदाबाद को बनाई। लेकिन इसने क्या कहा कि बॉस यहाँ पर जो है मुर्शिदाबाद में वो अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप है ना, और अंग्रेज सभी रास्तों से, सभी पद्धतियों से परिचित हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया कि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई, बिहार के मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। इस चीज़ को आपको याद रखना है ना। बड़ी दुर्गा महारानी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बड़ी दुर्गा महारानी मुंगेर में ही है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इस चीज़ को आपको मनन करना है, याद करते चल जाना है धीरे धीरे, है ना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये क्लास, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। राजधानी मुंगेर को बनाई, है ना। अपने सैनिकों को इसने यूरोपीय पद्धति से तैयार करने की शिक्षा दी। देखिए सबसे बड़ी कमी क्या थी भारतीय सैनिकों में, कि भारतीय सैनिक जो थे वो अभी भी तलवार से और जो हाथ से चलाने वाले अस्त्र शस्त्र होते हैं उनसे लड़ाई किया करते थे, है ना, और अंग्रेजों के पास जो था वो आधुनिक हथियार था। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये होता था कि अंग्रेज बहुत जल्द ही युद्ध को समाप्त कर देते थे और शक्तिशाली भी होते थे इनकी अपेक्षा। इसलिए नवाब ने सोचा, मीर कासिम ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सैनिकों को क्या करूं, यूरोपीय पद्धति से तैयार करूं, उनको भी बंदूक चलाना सिखाऊं, उनको भी सब कुछ चलाना सिखाऊं। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए इन्होंने मुंगेर में बंदूक बनाने की फैक्ट्री की भी स्थापना कर दी थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बिहार के मुंगेर में, है ना। किसने बंदूक फैक्ट्री की स्थापना की, या तो कारखाने की स्थापना की थी, बंदूक अस्त्र शस्त्र कारखाने की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर है मीर कासिम। आपको याद रखना है, ध्यान देना है आपको। अब देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, इस चीज़ को आप समझिएगा, है ना। आपको मैंने बताया था कि दस्तक जो फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया था, उस दस्तक में लिखा हुआ था कि आप दस्तक को लीजिए और आपको किसी भी प्रकार का बंगाल में किसी भी प्रकार का चुंगी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने दस्तक के दुरुपयोग को जारी रखा, है ना। कल भी मैंने बताया था। देखिए एक काम आप लोग बहुत गलत करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप कल की वीडियो को नहीं देखते हैं और आज की वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा दोस्तों। इसलिए रेगुलरिटी बनाएं, मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए आप रेगुलरिटी बनाएं और रेगुलरिटी बना के एक तरह से आप क्या किया कीजिए, है ना, एक नोट्स बनाइए, एक ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको फीलिंग आएगा। और आप लोगों का समर्थन रहा, सब्सक्राइबर बढ़े, 1000 तक सब्सक्राइबर हुए तो मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण, है ना। ध्यान से सुनिएगा कि इसने क्या किया कि दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए, समझिएगा इस बात को, बड़ा टेक्निकल बात है ये, है ना। हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो याद भी नहीं होगा और आप अच्छा कर भी नहीं पाइएगा। इस चीज़ को आप समझिए, है ना। अगर मैं पॉइंट वाइज सिर्फ बता दूँ तो ये सही चीज़ नहीं होगा, ये पढ़ाई के साथ एक गद्दारी होगी, है ना। तो आइए जानते हैं कि इसने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया, जिसके कारण अंग्रेज इससे भड़क गए, है ना। इसने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया दोस्तों, कि इसने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए सारे व्यापारिक करों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मतलब कहने का अर्थ है कि अब सिर्फ अंग्रेज को ही चुंगी नहीं लगेगा, बल्कि जितने भी लोग होंगे, समझिए इस बात को, जितने भी व्यापारी वर्ग होंगे, चाहे वो हिंदुस्तानी व्यापारी हो, फ्रेंच व्यापारी हो, फ्रांसीसी हो या तो फिर डच हो, जितने भी व्यापारी वर्ग होंगे उनको किसी भी प्रकार का व्यापार में टैक्स नहीं लगता था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आपको मनन करना है ना। इसने सारे प्रकार के व्यापारिक कर ही समाप्त कर दिए। अब बताइए दस्तक का कोई वैल्यू रहा? दस्तक का तब ना वैल्यू रहता जब अंग्रेजों को सिर्फ ये सुविधा दी जाती कि हाँ आप दस्तक लेकर के और आप घूमिए और आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ तो बात आ गया कि इसने दस्तक के उपयोग को ही समाप्त कर दिया। समाप्त तो ही किया, बोला कि ठीक है आपके पास दस्तक है आप रखिए, मैं सारे प्रकार के व्यापारिक करों को क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। अब किसी भी प्रकार का व्यापारिक कर लगना ही नहीं है तो दस्तक रहे या ना रहे उससे क्या मतलब है ना। अब क्या हुआ, बाजार में कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि जो व्यापारी अत्यधिक टैक्स के कारण बंगाल में प्रवेश नहीं कर पाते थे
वो व्यापारी भी अब प्रवेश करने लगे और मार्केट में क्या हो गया, सामान सस्ता हो गया। जब मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ाऊंगा कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाए और मुद्रा का मूल्य घट जाए तो उसी को मुद्रास्फीति बोलते हैं। और यही प्रतिस्पर्धा चलते रही दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इसी से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो किसको होगा, वो अंग्रेजों को होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अंग्रेजों को ये जो नुकसान हुआ इसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन लोगों ने बोला कि मीर कासिम साहब आपका टाइम पूरा गया है, आप सीधा सीधी क्या कीजिए, आप अपना बिल्टी कटवाइए और अपना घरे के जाइए घूमे, मुंगेरे में शासन कीजिए आप, है ना। और इन लोगों ने फिर से क्या किया, इसको नवाब के पद से हटाकर दोस्तों और किसको नवाब बनाया, मीर जाफर को नवाब फिर से बना दिया। ये बेचारा 1763 में नवाब बना और 1765 तक ही रहा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लेकिन ध्यान से समझिए, जब मीर कासिम को क्या किया गया, अपदस्थ किया गया, किसी के पद से आप उसको इसलिए सिर्फ हटा रहे हैं कि वो आपके बातों को नहीं मान रहा जो अवैध है ना। तो मीर कासिम ने क्या किया, एक त्रिपक्षीय गुट का निर्माण किया और त्रिपक्षीय गुट का निर्माण किया। यही बक्सर का युद्ध बनेगा आगे चल के दोस्तों। आइए जानते हैं पहले मीर जाफर के बारे में कुछ पॉइंट। बक्सर का युद्ध इसी के समय में हुआ, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़ा गलत आदमी आंसर इसके बताते जाते हैं, है ना, कि बक्सर का युद्ध जब पूछा जाता है तो लोग बोलते हैं मीर कासिम के समय, लेकिन नहीं, मीर कासिम तो अपदस्थ हो गया था। इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ का आप याद रखिए, मनन कीजिए इस चीज़ को, है ना। ध्यान से समझिए कि बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ। मीर कासिम के हटाने के बाद अगर मीर कासिम को हटाया ही नहीं जाता तो बक्सर का युद्ध होता क्यों, समझिए इस बात को आप कि बक्सर का युद्ध होता क्यों जब मीर कासिम को नहीं हटाया जाता तो, है ना। तो मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को फिर से बनाया गया नवाब और इसी के समय में बक्सर का युद्ध होगा, जिसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे मैंने लिखा है, बहुत बेहतर तरीके से इसका चर्चा करेंगे दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जब दूसरी बार मीर जाफर बना शासक, अंग्रेजों ने बोला कि बॉस अब आपको किसी भी प्रकार का हम टैक्स नहीं देंगे, सब तो साला वो पगला खत्म कर दिया है ना, सब तो खत्म करके चल गया, सारा का सारा व्यापारिक टैक्स खत्म कर दिया, है ना। मीर जाफर ने बोला अंग्रेजों से कि आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ 2.5% हमको टैक्स दे दीजिए, नमक का कर। याद रखना है आपको कि 1763 में जब बनेगा मीर जाफर नवाब तो मात्र एक टैक्स लेगा अंग्रेजों से और वो टैक्स होगा 2.5% नमक का कर। याद रखिएगा। अब फिर से प्रतिस्पर्धा बढ़ गया, प्रतिस्पर्धा कम हो गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को सिर्फ 2.5% टैक्स देना होता था अपनी कमाई का नमक के कर के रूप में, और जितने भी व्यापारी थे उनको जितने नवाब ने तय किए थे टैक्स, उन सभी टैक्सों को देना होता था। अब अंग्रेजों का वस्तु सस्ता होगा, इसका बिक्री ज़्यादा होगा, बम रहेगा इन लोग, है ना। फिर से प्रतिस्पर्धा क्या आ गया, अपने लेवल पर आ गया, अंग्रेज फिर से आगे बढ़ने लगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन इसी बीच में मैंने चर्चा किया कि इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। आइए जानते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। 22 अक्टूबर 1764 को ये बक्सर का युद्ध हुआ। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बक्सर वर्तमान कहाँ है, तो बक्सर वर्तमान जो है वो बिहार में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर करता है बक्सर, बिहार का एक ज़िला है, याद रखिएगा। आइए जानते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। आप यहाँ देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि आपको समझाना मैं ज़रूरी समझता हूँ, है ना। लिख के समझाने से एक तरह से होती है क्या कि मैं भी जो मेरे मन में आता है, जो मुझको समझाना होता है वो लिमिटेड हो जाता है ना। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, बक्सर का युद्ध आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए ताकि आपको याद भी हो और आगे के क्वेश्चंस में आप लिख भी सके। बहुत मज़ा आएगा, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप इसको। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ किसके किसके बीच, तो ध्यान से समझिएगा। मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला कौन था, तो अवध का नवाब था, आपको याद रखना है, अवध का नवाब था। प्लस में शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम अपदस्थ नवाब थे बंगाल के, शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे उस समय के दोस्तों। इस चीज़ को आपको याद रखना है।
और इन तीनों की सेना ने मिलकर युद्ध किया। किससे? वर्सेस लिख देते हैं हम यहाँ, अंग्रेजों से मिलकर युद्ध किया। आपको याद रखना है, इन तीनों की सेना ने अंग्रेजों से मिलकर युद्ध किया। दोस्तों इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अंग्रेजों के तरफ से जो सेना का नेतृत्व किया था वो किया था हेक्टर मुनरो ने। आपको याद रखना है, किसने? हेक्टर मुनरो ने। आप नोट डाउन करते चलिएगा, हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों की सेना के तरफ से नेतृत्व किया था। आपसे पूछेगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। ये त्रिपक्षीय थे ये, और एक पक्ष था अंग्रेजों का जिसमें युद्ध हुआ था। दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है ना। सबसे ज़बरदस्त घटना हुई क्या कि बक्सर के युद्ध में ये क्या हो गए? हार गए। कौन? मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। क्योंकि मैंने बताया कि इनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, इनके पास बहुत आधुनिक प्रकार के क्या थे? वेपन्स थे, इसलिए अंग्रेज जीत गए और तीनों की जोड़ी हार गई। अब जब तीनों का जोड़ी हारा है तो खैर मीर कासिम का तो बातें हटा दीजिए, ये तो मीर कासिम अपदस्थ है। ये है अवध उस समय बहुत बड़ा राज्य था। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। जब एक साथ मुगल सम्राट, बंगाल के अपदस्थ नवाब और अवध के नवाब को इसने हराया तो इसका तो शक्ति एकदम कुल बुलाने लगा ना। इसका बाजू में लगा कि 10 हाथ लग गया, रावण यही बन गया। और वास्तविकता भी यही थी। इस चीज़ को याद रखिएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद ही वास्तविकता में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई। आपसे जब कभी भी क्वेश्चन पूछे, नोट डाउन कीजिएगा इसको, कि अंग्रेजों की सत्ता स्थापना को लेकर के सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध कौन सा रहा, तो पलासी की बक्सर। तो आपको बोलना है बक्सर, क्योंकि इसमें 3 महाशक्तियों को ये हरा देंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों, इस चीज़ को मनन करना है आपको, याद रखना है आपको, है ना। अब ध्यान से समझिएगा आप कि बक्सर के युद्ध का अंतिम परिणाम क्या हो? बक्सर के युद्ध का ही परिणाम था दोस्तों। ध्यान से देखिएगा कि इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। हम जानेंगे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि में क्या हुआ और इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्या हुआ। हम इन लोग को बहुत अच्छे से जानेंगे, इसमें क्या क्या बातें कही गई, इसमें क्या क्या तरीकों को यूज किया गया। ध्यान से देखिएगा, आप अंग्रेजों का दिमाग देखिए सिर्फ, है ना। हींग लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा वाला हिसाब है यहाँ पर इन लोगों का, है ना। आप अंग्रेजों का दिमाग देखिए कि इलाहाबाद की प्रथम संधि में क्या हो रहा है और इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्या हो रहा है। जब दोनों को इसने हरा दिया, मीर कासिम का तो छोड़िए तो भाग गया, है ना, शुजाउद्दौला के बारे में और शाह आलम द्वितीय के बारे में अंग्रेजों ने बोला कि मुगल बादशाह साहब, अब आपसे हमको क्या करनी है? संधि करनी है। अवध के नवाब साहब, अब आपसे हमको क्या करनी है? संधि करनी है। अब ये 2 संधियां ही निर्धारित करेंगी कि किस प्रकार से अंग्रेजों के कब्जे में पूरा का पूरा भारत आएगा और किस प्रकार से अंग्रेज अपने आप को स्थापित कर देंगे भारत में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है दोस्तों। आइए जानते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि की घटनाएं क्या थी। सबसे पहला तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। आपको याद रखना है, नोट डाउन करते चलना है आपको कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इसमें आप प्रमुख बातों को याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इलाहाबाद की प्रथम संधि की घटना, है ना। इलाहाबाद की फर्स्ट संधि की घटना मैं समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो बात यही कहा गया कि अब जो मुगल बादशाह होंगे वो पेंशनधारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेंशनधारी हो जाएंगे। यानी कि अब राजा को देगा अंग्रेज लोग पेंशन, और पेंशन भी कितना? 26 लाख रुपया सालाना, कि राजा साहब अब 26 लाख रुपया सालाना रखिए और ऐश कीजिए। देखिए शाह आलम द्वितीय के बारे में ही तो कहा जाता था ना कि इसकी सल्तनत सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक सीमित हो गई थी। आपको मैंने पढ़ाया, आप कल का वीडियो देखें, परसों का वीडियो देखें। हर प्रकार से मैं मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करते हुए चल रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं और मेरी टीम बहुत अच्छे अच्छे क्लासों को लेकर आएंगे, पॉलिटिकल की, इकोनॉमिक्स की। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मनन करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें ताकि मैं लाइव आकर पढ़ा सकूं दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान रखें और आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं और आपको उसी समय उसका जवाब मिले, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं कि पेंशनधारी हो गया मुगल बादशाह इलाहाबाद की प्रथम संधि के साथ। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई किसके किसके बीच? तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई वो अंग्रेजों के बीच
अंग्रेजों के बीच और किसके बीच हुई, तो शाह आलम द्वितीय के बीच, यानी कि मुगल बादशाह के बीच हुई। याद रखना आपको, पूछेगा है ना कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को किसके किसके बीच हुई, तो अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच, जो मुगल सम्राट थे उस समय के। शर्त क्या था पहला, कि अब मुगल बादशाह पेंशनधारी हो जाएंगे, क्योंकि हार तो गया था युद्ध है ना, कि अब मुगल बादशाह पेंशनधारी हो जाएंगे और उनको 26 लाख रुपया सालाना मात्र क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। पहला बात तो ये। दूसरा बात यहाँ पर बोला गया कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, यानी कि उड़ीसा में टैक्स वगैरह कलेक्शन करने का अधिकार किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया किसको, कंपनी को दे दिया गया। यही दूसरी शर्त थी। आप अच्छा से नोट डाउन करते चले, है ना। ऐसा सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस में ही पढ़ाया जाएगा दोस्तों आपको, लेकिन मैं बहुत अच्छा तरह से मेहनत करके और आपको ये क्लास यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप समर्थन करें, आपके समर्थन की अपेक्षा है हमें, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी गई, ब्रिटिशों को दे दी गई। इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरा प्रमुख बात यहाँ से आपको याद रखना है ना, इलाहाबाद की प्रथम संधि से आपको तीसरा प्रमुख बात याद रखना है कि कड़ा और मानिकपुर, कड़ा और मानिकपुर इलाहाबाद के निकट ही है ये। कड़ा और मानिकपुर अवध के नवाब से लेकर, है ना, अवध के नवाब से लेकर, आप नोट डाउन करेंगे, अवध के नवाब से लेकर के और मुगल बादशाह को सौंप दी गई। यानी कहने का अर्थ है कि कड़ा मानिकपुर हम लेंगे अवध के नवाब से और आपको दे देंगे बादशाह, है ना। अब बोलिएगा कि ये 26 लाख रुपया क्या अपना घर से देगा, अपना बाप का घर से देगा क्या ये अंग्रेज? नहीं, अभी इलाहाबाद की दूसरी संधि तो आने दीजिए, इनका तरीका आपको पता चल जाएगा, है ना। इस चीज़ को समझिए आप, है ना, कि कड़ा और मानिकपुर की जो भूमि थी, या तो कड़ा और मानिकपुर को मुगल बादशाह को दिया गया, और मुगल बादशाह को दिया गया किससे लेकर, क्या अपने पास से दिया अंग्रेज? नहीं, ये दिया गया किससे लेकर, तो ये दिया गया किससे लेकर, अवध के नवाब से लेकर दिया गया। दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यही इलाहाबाद की प्रथम संधि की घटना थी, और यही 3 बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, कि पेंशनधारी हो गए मुगल बादशाह 26 लाख रुपए सालाना पर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी गई, है ना, ब्रिटिशों को दे दी गई। कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र मुगल बादशाह को सौंप दिया गया, और किससे लेकर, अवध के नवाब से लेकर, अपने घर से नहीं दिया इन्होंने। आइए 26 लाख वाला जो आप सोच रहे हैं कि अंग्रेज अपने पास से 26 लाख देंगे, ऐसा नहीं है। आइए इलाहाबाद की दूसरी संधि के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये ठीक इसके 4 दिन बाद हुआ, 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को, है ना। ये हुआ किसके किसके बीच, तो अंग्रेज और बच कौन गया था यहाँ पर, शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब के बीच हुआ ये, है ना। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, इसमें सबसे पहले तो बोला गया कि अब जो अवध होगा, इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ लीजिए, अब जो अवध होगा, है ना, अब जो अवध होगा वो अवध क्या होगा, इस चीज़ को आप यहाँ पर समझिएगा। अब जो अवध होगा वो अवध अब ब्रिटिशों के अधीन होगा। अवध ब्रिटिशों के क्या होगा, अधीन होगा। कैसे अधीन होगा भाई, तो एक रेजिडेंट यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा ब्रिटिशों को। अब ये रेजिडेंट क्या होता है, समझिए इस बात को। यानी कि एक ऐसा रेजिडेंट अवध में स्थापित किया जाएगा जो अवध के नवाबों की हर गतिविधि को किसको पहुँचाए, अंग्रेजों को पहुँचाए, है ना। यानी कि आप कुछ भी करें, आप खाना भी खाएं तो आप बता के खाएं कि आप रोटी खा रहे हैं कि चना खा रहे हैं, है ना। आप कुछ भी करें, आप एक तिनका भी खर्च करें तो इसका हिसाब आप अंग्रेजों को दें। यही रेजिडेंट की चीज़ थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। अवध के नवाब पर जुर्माना लगाया गया 50 लाख रुपए। अवध के नवाब पर बोला कि ये जो पलासी का बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों की काफ़ी क्षति हो गई, है ना, और ये पलासी का युद्ध आप ही की वजह से हुआ। शुजा-उद-दौला बका गया, बोला कि अरे यार हमारे वजह से कैसे हुआ, लड़ा तो हम लोग तीनों मिलके, तुम हम ही पर सब थोप रहे हो। बोला नहीं, मीर कासिम सबसे पहले आप ही के पास गया था, आपने अगर सही नहीं दिया होता, मीर कासिम सबसे पहले अवध के पास ही गया था, आपने अगर सही नहीं दिया होता तो ये युद्ध होता ही नहीं। सोचिए, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इन लोगों पर 50 लाख की जुर्माने लगाई गई अवध के नवाब पर। अब बेचारा करे क्या, हारा हुआ तो है ही,
है ना, 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मनन करना है, इस चीज़ को समझना है। आइए जानते हैं, है ना, इस चीज़ को समझिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति प्रदान हो गई। कहाँ? अवध में। कि अब अवध में छूट करके एकदम व्यापार कर सकता है कौन? ब्रिटिश व्यापार कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी व्यापार कर सकते हैं। अवध में किसी भी प्रकार का रोक टोक, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। अब आप सोचिए, जो 26 लाख रुपया यहाँ पर दिया गया मुगल बादशाह को, यहाँ से 50 लाख तो ले लिया ये लोग और 26 दिया। बंगाल बिहार उड़ीसा तो यहाँ से ले लिया था। कड़ा मानिकपुर भी इससे छीना, बोला कि कड़ा मानिकपुर पर अब आपके लोग का अधिकार नहीं रहेगा। और यह कड़ा मानिकपुर को इससे लेकर के और किसको दे दिया? मुगल बादशाह शाह आलम प्रथम को दे दिया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है ना। दे पहले ही दिया था। सोचिए, अगर इसको मांगना रहता तो बाद में ना मांगता जी, दे पहले ही दिया और बाद में अवध के नवाब को बता रहा है कि अब अवध के क्षेत्र में कड़ा मानिकपुर नहीं है आपका। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। नवाब का तो होश उड़ गया कि हुजूर ये क्या किया, 50 लाख रुपए वो दे और कड़ा मानिकपुर भी दे। अंग्रेज बोला कि हाँ यही करना होगा। काहे बक्सर का युद्ध करने गया था, इतना क्षति काहे करने गया था हमारा, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि है। इसको बहुत अच्छा से आपको याद रखना है और बहुत अच्छा से नोट डाउन करना है। वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कीजिए। हम नोट्स तो भेज ही देंगे, लेकिन अपना नोट्स बनाइए। आप मेरी बातों को मानिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से ही सब कुछ होता है। PDF तो हम दे ही देंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं कि इसके बाद 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाएगी और मीर जाफर के बाद नजबुद्दौला को शासक बनाया जाएगा, नवाब बनाया जाएगा बंगाल का, और नजबुद्दौला शासक बनेगा। इससे कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो ऐसे भी शक्तिशाली नहीं था बेचारा। सैन्य शक्ति इसकी सीमित कर दी गई, 56 लाख दिए गए इसको और द्वैत शासन की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कि क्या इन 3 बातों में कहा गया। नजबुद्दौला को बोला कि आप अपनी सैन्य शक्ति अपने अंगरक्षकों तक ही सीमित कर सकते हैं, आप इतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति नहीं रख सकते हैं कि आप अंग्रेजों के साथ युद्ध करने लगे, जैसा कि मीर कासिम ने किया। बोला ठीक है हुजूर, हारा हुआ तो ही है, असहाय ही है, अब जो बोलेगा वही ना मानेगा जी, है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बोला कि ठीक है नजबुद्दौला साहब, आपको 56 लाख हम देंगे और 56 लाख देके और निजामत का अधिकार प्राप्त कर लिया। आपको हम समझाएंगे कि निजामत क्या होता है, आपको बताएंगे कि निजामत क्या होता है। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अभी बताएंगे जब द्वैत शासन, तो बताएंगे निजामत क्या होता है। निजामत का अधिकार प्राप्त कर लिया और निजामत के अधिकार को प्राप्त करने के बाद, है ना, इन लोग तो वो शेर बन गया जिसका कल्पना न मुगल बादशाह अकबर ने किया था, न जहांगीर ने, न शाहजहां ने, न औरंगजेब ने तो उसी समय खदेड़ देता है इन लोग, है ना। लेकिन क्या कीजिएगा, है ना। कहा जाता है ना, जब अंत मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है ना। पहले बुद्धि समाप्त हो जाएगा आदमी का जब अंत आएगा तो, है ना। वही चीज़ हुआ यहाँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई यहाँ पर। और द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? हुआ द फाउंडर ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, है ना। द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या था ये द्वैध शासन? आइए हम आपको बताते हैं, जानते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं द्वैध शासन के बारे में कि द्वैध शासन, लेकिन द्वैध शासन था क्या वास्तव में, है ना, कि शासन को 2 रूपों में बांटा गया, एक दीवानी और दूसरा निजामत, है ना। एक दीवानी और दूसरा निजामत। दीवानी का अर्थ होता है टैक्स कलेक्शन का अधिकार और निजामत का अर्थ होता है प्रशासन करने का अधिकार, है ना। इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। देखिए, बोला कि बॉस जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा, जितना भी पैसा कौड़ी से संबंधित काम होगा वो कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और निजामत जो होगा वो हमारे अनुसार ही होगा, लेकिन निजामत करने का अधिकार बंगाल के नवाब को दे दिया। समझिए आप इस बात को, है ना, कि राजा राजा नहीं रहा, राजा सिर्फ ढोलक बन गया कि हम जैसे बोलेंगे वैसे करना है। सिर्फ नवाब का चेहरा था और नवाब के बारे में कहा जाता था कि नवाब शासन चला रहे हैं, लेकिन शासन वास्तविकता में चला कौन रहा था? रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी। और जितना भी टैक्स कलेक्शन करना इन लोग करता था। यानी कि
दही माने के बाद मलाई आप खाओ और मट्ठा हमको दे दो, 100 वाला हिसाब है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दीवानी और निजामत समझ में आया कि प्रशासन करने का अधिकार है ना, प्रशासन करने का अधिकार ही को निजामत कहते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले तो 56 लाख रुपया देके इससे बोला कि आपको निजामत का अधिकार हमको दे देना है ना। और जब निजामत का अधिकार इनके पास आया तो इन्होंने कठपुतलियों की तरह नवाब को रखा और नवाब को कठपुतलियों की तरह रख के और निजामत के अधिकार को उनको ही फिर सौंपा। बोला कि आप सिर्फ चलाइए, जो हम बोलेंगे वो कीजिए, है ना। अरे डायरेक्ट इन लोग शासन करने लगता तो विरोध करते हैं ना लोग। बाहर से आया हुआ व्यक्ति आपके क्षेत्र में शासन करने लगेगा तो विरोध नहीं किया जाएगा, विरोध किया ही जाएगा दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिए। इसलिए इन लोगों ने इस चीज़ को भांपा, बोला कि आप ही करिए, नियम तो हमारा रहेगा लेकिन सुनाइएगा आप जाके, बताइए। नवाब के कंधे पर रख के गोली चला रहा है, बाकी जितना टैक्स कलेक्शन का अधिकार है वो हमको दीजिएगा और दीवानी का अधिकार इन लोगों ने अपने पास रखा, है ना। एक बड़ा ही कथन आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि द्वैध शासन के बारे में कहा जाता है कि अधिकार के बिना उत्तरदायित्व ये नवाब के लिए था। यानी कि नवाब को कोई अधिकार नहीं दिया गया लेकिन इतना ज़्यादा बोझ ही दे दिया गया कि सब कुछ आप कीजिएगा लेकिन पैसा हम ही तस लेंगे। नवाब के लिए क्या था, ये अधिकार के बिना उत्तरदायित्व था और अंग्रेजों के लिए ये उत्तरदायित्व के बिना अधिकार था। यानी कि कोई टेंशन नहीं लेकिन अधिकार सब हमारे पास है। कितना महत्वपूर्ण है ये स्टेटमेंट। और कई बार पूछा गया है कि किस शासन के बारे में कहा जाता है कि नवाब का, किस शासन के बारे में कहा जाता है कि नवाब के लिए ये अधिकार के बिना उत्तरदायित्व था और अंग्रेजों के लिए ये उत्तरदायित्व के बिना अधिकार था। ये द्वैध शासन के बारे में ही कहा जाता है दोस्तों, इस चीज़ को आपको याद रखना है। द्वैध शासन इतना घटिया हुआ कि आपको 3 प्रमुख इतिहासकार या 3 प्रमुख व्यक्तियों के कथन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि द्वैध शासन क्या था, ध्यान में रखिएगा। के.एम. पन्नीकर साहब ने द्वैध शासन को डाकू राज कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVIF कीजिए, है ना, नोट डाउन कीजिए इसको कि के.एम. पन्नीकर साहब ने, है ना, ये वही के.एम. पन्नीकर है जिन्होंने पलासी के युद्ध के बारे में कहा था कि नवाब का सौदा हो गया सिर्फ, है ना, अधिकारियों ने मिलकर के और बंगाल के अमीरों ने मिलकर के नवाब की जान का सौदा कर दिया पलासी के युद्ध में, है ना। के.एम. पन्नीकर साहब ने द्वैध शासन को डाकू राज कहा है ना। एक दूसरे इतिहासकार आएंगे वर्सिपल स्पीयर, इन्होंने बेशर्मी और लूट का काल कहा है किसको, द्वैध शासन व्यवस्था को। और कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, ये आगे चल के गवर्नर बनेंगे बंगाल के, आपको याद रखना है। इन्होंने भी क्या कह दिया बताइए, जब अपना ही आदमी गलत कहने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो काम कितना गलत होगा, वो काम कितना बुरा होगा दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कार्नवालिस ने कहा कि पूरे विश्व में अगर मैं भ्रष्टतम सरकारों में रखूं तो द्वैध शासन पूरे विश्व की अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार है, सबसे बेकार सरकार है, जिसमें नवाब को कोई अधिकार नहीं दिए गए और सारे के सारे धन कलेक्शन का अधिकार किसके पास रह गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गया। ये तीनों को आपको याद रखना है। के.एम. पन्नीकर साहब के द्वारा डाकू राज का कहना, द्वैध शासन को, वर्सिबल स्पीयर के द्वारा क्या कहना, बेशर्मी और लूट का काल, है ना। अंग्रेज दोनों हाथ से बटोर रहे थे, दोनों मुंह खोल के कि जितना आ जाए उतना काफी, है ना, इसी को बोला गया बेशर्मी और लूट का काल। और खुद कार्नवालिस ने कहा है कि पूरे विश्व की सबसे भ्रष्टतम सरकार द्वैध शासन थी, इस चीज को याद रखना है। आज ये बंगाल का चैप्टर आपका समाप्त हो गया दोस्तों, है ना। कल से हम लोग दूसरे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्र राज्यों के बारे में, अवध के बारे में पढ़ेंगे, हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, कर्नाटक राज्य, श्रवणकोर राज्य, इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और आपसे एकदम रिक्वेस्ट है कि आप कल वाले क्लास को देखें, उसके बाद ही आज वाले क्लास में आएँ आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने पीछे के क्लास में विदेशी कंपनियों का आगमन और उत्तर मुगल काल को पढ़ा रखा है। आप सर्च करें दीपक GS एकेडमी, आप आ जाएगा, विदाउट स्पेस दीपक GS एकेडमी आप सर्च करें, आपको आ जाएगा, है ना। और इस प्रकार से आप हर एक क्लास को देखें ताकि एक सीक्वेंस समझ में आए, एक प्रॉपर नोट्स बन सके आप तक, है ना। ये मोस्ट हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हर क्लास को देखें, ये आपके लिए बेहतर होगा, है ना।
इस चीज़ को समझिए, तभी आगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट समझ में आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ कि इलाहाबाद की संधि और बक्सर का युद्ध आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा ठीक तरीके से तो आप लाइक करें और कमेंट करें कि क्या दिक्कत है, क्या आप हमको सजेशन देते हैं, ये सारी चीज़ों को आप बताएं हमें और बहुत अच्छे तरह से हमें गाइड करें। दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को बहुत अच्छा से करना है। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि, दुआओं में याद रखिएगा हमको। धन्यवाद।